जी, आप ध्यान में जी, नमस्ते सभी को, आत्मवंदन। चलिए इस बुक के साथ जुड़ने के लिए क्या सवाल था? रामपा जी की पुस्तक मतलब फोटो। हाँ, मैं बाद में दिखाती हूँ। आज जब एंड करेंगे सेशन उससे पहले दिखा। हाँ, ये है। ये उनकी और एक बहुत फेमस बुक है, यू फॉर एवर, जिसको ट्रांसलेट किया है नीता मैम ने, तुम शाश्वत हो में। बहुत यस सुंदर यस बुक है ये। यस। चलिए ध्यान में बैठ जाते हैं। लेग्स को क्रॉस कर लेंगे। अपने दोनों हथेलियों के उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर आंखों को धीरे धीरे बंद करते हुए फिर सुखासन में बैठकर अपने चश्मे उतार कर जुड़ते जाएंगे अपने श्वासों के साथ। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ बने रहें। हर एक आती हुई श्वास हमको और गहरी गहरे गहरे अंदर की तरफ लेके जा रही है। न कोई सोच, ना कोई विचार। एक दृष्टा भाव से आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देखते रहना है। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। आती हुई और जाती हुई श्वास। हम जुड़ते जा रहे हैं टी लॉपसॉन्ग रामबा जी के साथ। The third eye, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु। टी यानी शिव लॉपसॉन्ग रामबा की जीवनी से भरी हुई ये बुक ज्ञान का भंडार। जुड़ते जाएंगे इस बुक के अलौकिक ज्ञान के साथ और अपने आप को तैयार करते जाएंगे सारे ज्ञान को अपने अंदर
समाहित करने के। जुड़ते जाएंगे अपने आप से हर एक श्वास के साथ। आते हुए श्वास और जाते हुए श्वास के साथ। धीरे धीरे वापस आते जाएंगे। अपने भौतिक शरीर को महसूस करते हुए 5 4 3 2 1 और 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपनी हथेलियों पे अपने आंखों पे रखेंगे, दोनों हथेलियों को, और वापस आ जाएंगे। थैंक यू। बहुत खूबसूरत ध्यान। यस, आप सभी का वाइट सिस्टरहुड के इस दिव्य प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, जहां हम लोब्सांग रामपा जी के थर्ड आई की विजडम ले रहे हैं नैना जी के द्वारा। कल तक की भी जो विजडम मिली उसमें भी देखिए एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को किस किस तरह से परीक्षाएं देनी पड़ रही हैं और वो हर परीक्षा में सफल भी हो रहा है और ये तय है कि वो क्या बनने वाला है। तो आइए हम जुड़ते हैं लोब्सांग रामपा जी की इस थर्ड आई की विजडम में नैना जी के साथ। ओवर टू यू नैना जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू मच। आशा मैम का हमेशा शुक्रिया, जो ये बहुत ही दिव्य प्लेटफॉर्म जो उन्होंने हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले पितामह पत्री जी, आशा मैम और सर को बहुत बहुत नमन करते हुए, इस प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत नमन करते हुए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। द थर्ड आई, जो लिखा है टी लोब्सांग रामपा जी ने। और आज का पेज नंबर है
66 पेज नंबर है। बट बिफोर दैट, कल जब हम पढ़ रहे थे तो क्योंकि काफी लेट हो गया था, तो एक जगह मैं स्टॉप हो गई और कुछ एक पैराग्राफ बाकी है उस पर्टिकुलर चैप्टर का। मैं आपको पहले आज वो बताऊंगी फटाफट, एक स्टोरी रूप में बताऊंगी और फिर हम अगेन रीडिंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के, अगला जो चैप्टर है। तो कल जब हम पहुंचे थे तो रामसाम लांपा जी को उनके मठाधीशपति जो है उनके पास बुलाया गया था। उनको पता चल गया था कि कितना इम्पोर्टेंस है, उनका काम कितना अलग है बाकी भिक्षुओं से बहुत ज्यादा, वो उनका काम बहुत अलग है। उस तरह का उनको ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जा रही थी और उनको जिम्मेदारियां भी समझाने की कोशिश की जा रही थी। और आगे जब वो वापस आए तो उनका मुंडन हो चुका था। जब मुंडन हो रहा था तब भी हमने देखा कि कैसे गर्म पानी एकदम से उनके सर पे डाला गया और वो बच्चा बेचारा छोटा सा 7 साल का रोने लगा, एकदम से चिल्लाया। पर उनको कहा गया कि कोई बात नहीं, इससे ना बाल छूटने में जरा इजी हो जाती है। और उनकी रोज जो मक्खन उनकी मम्मी लगाती थी और बहुत तगड़ी सी उनकी चोटी जो बना दी थी, बहुत ही उसकी जो चमक देख के भी सब लोग खुश हो रहे थे कि कितने अच्छे से तुम्हारे बाल थे। और अब कुछ नहीं, अब सब ऐसे वो कहते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है आफ्टर वो मुंडन और सब बाल बील सब निकाले गए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उबला हुआ अंडा हूँ। तो खुद पे ही हंस रहे हैं मन ही मन की मैं कैसे सा लग रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक ना तिब्बतियन जब लामा बनते हैं या तिब्बतियन भिक्षु जब बनते हैं तो उनका पहले का जो नाम है, जो उनके घर जन्म नाम जो है उसको बदला जाता है, ताकि हर तरीके से उनकी जो सांसारिक जो एक आइडेंटिटी है उसको पूरी तरह से कट कर देते हैं, ताकि उनको इजी हो जाए आगे बढ़ने के लिए। फिर वो धागे फिर पीछे खींच ना ले कोई, क्योंकि नाम से भी बहुत हम अटैच रहते हैं। तो वो करने के लिए उनकी एक प्रथा होती है कि वो एक बहुत स्पेशल बुक होता है और उसमें पहले से नाम लिखे होते हैं कि अगले आने वाला मास्टर या बड़ा जो होगा उसका नाम क्या होगा। तो ऐसे ही उनको नहला धुला के वो सब जब उनका प्रोसेस हुआ सारा, तो उनको अगले इसमें लेके जाया गया और वहां पे एक बड़ी सी बुक निकाली गई। और जो उनके जो गुरुजी है जो उनको हमेशा खाना पीना खिलाते थे इनिशियल 1-2 दिन में, तो वो उनको लेके गए, उन्होंने उस बुक को छाना और फिर एक जगह रुक के उन्होंने कहा, तो लो ये अब तुम्हारा नाम है। तो उनका नाम ये हुआ था जा मिग मारलालू, जा मिग मार लालू। बट ये नाम बहुत डिफिकल्ट है, जो आसानी से पढ़ नहीं पाएंगे पाठक, इसीलिए मतलब उनका नाम इस बुक में लॉपसांग मतलब ट्यूसडे लॉपसांग रामपा ही रखा गया है। हालांकि उनका नाम जा मिग मार लालू ये रहा है। तो उन्होंने इस पर्टिकुलर इसमें लिखा भी है कि मैं क्योंकि पाठकों को आसानी से समझ में आए, इसलिए मैं वही पुराना नाम यानी ट्यूसडे लॉपसांग रामपा ही पढ़ने के लिए इजी हो इसलिए रख रहा हूँ। आगे वो कहते हैं कि फिर उनको अपनी कक्षा में लेके गए। कक्षा में जब आज उनका पहला दिन था तो पहले दिन तो उन्होंने जिस तरह से वो बड़े से नावांग नाम के लड़के को मारा था, तो सब लोग वैसे ही उनको परेशान नहीं कर रहे थे। सब लोग एक समझ आ चुकी थी सब में कि ये बहुत लड़का तेज है इन सब से। और फिर भी एक लड़के ने उनकी टांग खिंचाई करने की कोशिश की, तो इन्होंने भी पलट के उसको इस तरह से कोनी से मारा, उनके जो सर जो मुंडवा रखा था, तो जिस तरह से वो जो भी हरकतें कोई कर रहा था वो उसी के वक्त उनको जवाब दे रहे थे और अपनी ताकत दिखा रहे थे। अब तक जो सर लोग थे वहां के उनको भी ये सब बातें पता चल चुकी थी कि कोई एक ऐसा लड़का आया है पूरी तैयारी के साथ आया है। तो अब उनकी छोटी छोटी और कुछ एक परीक्षाएं ली जा रही थी ये देखने के लिए कि बेसिकली इनको और किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है। तो लड़के अब तो पीछे सारे हट चुके थे और कोई भी लड़का अब उनको परेशान करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। और नवांग नाम का लड़का जो सबको परेशान करता था वो एक कोने में चुपचाप बैठा है। इस तरह की अब इन्होंने पूरे जो वहां का मंडल है उसको कब्जे में कर रखा है, इतने अच्छे से उन्होंने ग्रास्प कर लिया है उस एरिया को। और वो अब कहते हैं कि उनको एक ना संगीत की कक्षा में लेके गए टेस्ट करने के लिए कि मैं कितना अच्छा गाता हूँ। तो बाय गॉड्स ग्रेस ये इतने बेसुरे निकले कि उनको उस क्लास से भगा दिया गया
और कहा गया कि प्रार्थना करने के लिए भी मत आना, अब तुम पीछे रहना सबसे। तो इस तरह से उनका वो हुआ। फिर उनको समझ में आया कि फिर आगे भी उनको देखा गया कि वो किस और क्षेत्र में होशियार है। तो फिर उनको बुक्स के मामले में बुक होता है, मतलब एक ग्रंथ जहाँ रखे जाते हैं, ऐसा एक बहुत बड़ा एक लाइब्रेरी टाइप होता है, वहां पे उनको लेके गए। और जब एक एक बुक वो खोलते थे, उनको ऐसा लगता था कि ये मेरा बहुत, मतलब उनकी इनर कॉलिंग वहां से आती थी और उनको बड़ा मन करता था कि मैं ये भी बुक पढूं, मैं वो भी बुक पढूं। तो वो समझ गए उनके टीचर की हाँ, इसको इसमें बहुत मतलब ये इसमें उत्कंठा बहुत है और ये अच्छे से इन पवित्र ग्रंथों को पढ़ के सीख सकता है और बाकी लोगों को सिखा भी सकता है। वो एक सेंटेंस यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, वो कहते हैं कि अब जो उनके मठाधीश थे, वो लामा चांपा, ये उनके पिताजी की तरह ही बहुत सख्त थे। वो कहते हैं कि उन्होंने पढ़ने लिखने से ही सारे गुण संपादन करने की आरंभ, मतलब उनको बोला उन्होंने कि तुम पढ़ने और लिखने से ही सारे गुण संपादन कर सकते हो और आज से यहाँ से तुम्हारा ये आरंभ है, ये ग्रंथ पढ़ो। और पूरी तरह से उनको बहुत अच्छे से उन्होंने ग्रंथों के लिए, पढ़ने लिखने के लिए मतलब एक इंस्पायर किया कि तुम कर सकते हो, इसके लिए तुम आगे, इसको लेके तुम आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अध्याय 5वां, चेले के रूप में मेरा जीवन। चकपोरी में, चकपोरी यानी वो मठ जहाँ है उसका नाम, चकपोरी में हमारा दिन आधी रात को ही आरंभ हो जाता, जो कि आधी रात की तुरही का स्वर सुनाई देता। वह धीमी रोशनी वाले गलियारों में गूंज उठता। हम आधी नींद में उठकर अपने गद्दे एक और लगाते और अंधकार में ही टटोलते हुए अपने चोगे पहनते। तिब्बत में सभी बिना कपड़ों से ही सोते हैं। यहाँ झूठा दिखावा नहीं चलता। चोंगे पहनकर अपना सामान आगे वाली जेब में डालकर हम निकल पड़ते। रात के उस पहर में मनोदशा अच्छी न होने से पूरी गलियारे में उपद्रव मचाते। हमें बताई जाने वाली अनेक शिक्षाओं में से एक थी प्रार्थना के लिए बुद्ध की भांति ध्यान मुद्रा में बैठे, किंतु अंदर गुस्से के भाव है तो इससे बेहतर है कि शांत मन से आराम किया जाए। मैं अक्सर सोचता हूँ कि यूं आधी रात उठने से मुझे गुस्सा आता है। हमें शांत मन से आराम क्यों नहीं करने देते? लेकिन किसी से भी संतोषप्रद जवाब नहीं मिलता। दूसरों के साथ मुझे तो प्रार्थना कक्ष में जाना ही पड़ता। यहाँ मक्खन के असंख्य दीपक लगाए होते थे, लेकिन अगरबत्तियों और सुगंधी धूप से निकलने वाले धुएं से के बीच से ये दीपकों की किरणें चारों ओर फैल नहीं पाती। इस अस्थिर रोशनी में अलग अलग परछाइयां पड़ती। ऐसा लगता था कि हमारे मंत्रोच्चार सुनकर सारी देव प्रतिमाएं जाग उठी है और झूम रही है। अब उनका जो नया रूप चल रहा है, नया जीवन चेले के रूप में उनका, क्योंकि अभी बहुत पढ़ाई लिखाई उनकी चल रही है। वो कहते हैं कि चकपुरी में जिस तरह से उनको बहुत मॉर्निंग में ही एक सनई जैसा आवाज करके एक साथ सबको उठाया जाता था। एक तरह से एक सैनिक स्कूल कैसा होता है कि एक डिसिप्लिन के साथ जीना ऐसे सिखाते हैं, उसी तरह यहाँ पे था। और डिसिप्लिन से ही आगे चल के आपको बहुत फायदे होते हैं। अभी क्योंकि छोटे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, बट उनको एक डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी था, इसीलिए वो कहते हैं कि हमको बहुत जल्दी उठाया जाता था, इतने अंधेरे में कि उनको लगता था कि हमको सोने क्यों नहीं देते। उनको अंदर से गुस्सा आता था। उनको लगता था कि हमको तो ये सिखाया जाता है कि बुद्ध की तरह मेडिटेशन करो और शांत हो जाओ, बट इतना गुस्सा आता है, मेडिटेशन कैसे होगा? इतने गुस्से के भाव अंदर आ रहे हैं तो कैसे होगा मेडिटेशन? तो फिर उसका आंसर अभी तक तो उनको नहीं मिला है, आगे चल के इसका आंसर उनको जरूर मिलेगा। और मैं ये रेफरेंस आपको वहां पे जरूर दूंगी। वो कहते हैं कि अंदर इतना गुस्सा आता है तो मुझे लगता है कि सोने क्यों नहीं देते, और संतोषप्रद उसका जवाब भी उनको नहीं मिलता था। और वो कहते हैं कि जब सब उठते थे मुझे जबरदस्ती उठना ही पड़ता था, जैसे सब कर रहे हैं मुझे सीखने के लिए मैं भी उनके साथ वो सब करता था। प्रार्थना का जो हॉल था, वहां कई सारे मक्खन के दिए लगाए जाते थे और जो अगरबत्तियां थी, सुगंध इतना अच्छा आता था कि फिर वो वहां की जो नाद होती थी, धुएं का जो एक होता था, एक एक माहौल ऐसा बन जाता था जैसे हमारे मंदिरों में होता है, दिए जल रहे हैं, धूप जल रहा है, तो एक मंदिर में जैसी एक अलग सी वाइब्रेशंस आ जाती है, वैसे उनको उनके प्रार्थना के कक्ष में होता था।
और वो सारी जो रोशनी और जो है जो अगरबत्ती की अलग अलग जो किरणें आती थी, मतलब अगरबत्ती की धुएं से जो किरणें आती थी वो थोड़ी सी आने में दिक्कत हो जाती थी, तो ऐसा लगता था मानो सारे देवी देवताएं डांस कर रहे, झूम रहे, बड़ो बड़े खुश हैं। और वो कहते हैं कि सैकड़ों भिक्षु और छात्र प्रार्थना कक्ष में आलथी मालथी लगाकर गद्दियों पर कतार बनाकर बैठते थे। प्रत्येक एक इमेजिन कीजिए आप ये बहुत बार हमने ये देखा है कि किस तरह से डिसिप्लिन के साथ एक लाइन में सारे के सारे भिक्षु जो है वो बैठे होते हैं, कितना डिसिप्लिन के साथ वो बैठे रहते हैं। प्रत्येक 2 कतारें आमने सामने रहती, जैसे पहली और दूसरी कतार आमने सामने होती, वही दूसरी और तीसरी कतार में बैठने वाले लोग एक दूसरे के और पीठ करके बैठते थे। हमारे मंत्र धार्मिक गीतों की विशेष तौर पर अलग धुनों, लय और सुर में संजोया जाता था, क्योंकि पूर्व में मान्यता है कि ध्वनि में बहुत शक्ति है, और ये सच है, क्योंकि कोई भी ध्वनि जो हमारे मुंह से निकलती है उसमें वाइब्रेशंस होती है। और जब हम रिपीटेशनली वो वाइब्रेशन वो चांट करते हैं, एग्जाम्पल के लिए किसी भी मंत्र को करते हैं, तो मंत्र क्या है? एक ऐसा वर्ड है जिसकी वाइब्रेशंस है, और लगातार वो वाइब्रेशंस होती होते 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 एक तरह का बहुत बड़ा उसका वलय बन जाता है, बहुत वो और स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस बन जाती है। फिर उसमें उतनी ताकत आती है कि हम कुछ अगर किसी को प्रोटेक्शन चाहिए कुछ ऐसा, तो वो उस पर्टिकुलर वे से उसको यूज कर सके। इसलिए हर मंत्र का डिफरेंट वाइब्रेशन है, और हर मंत्र के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस फुलफिल होते हैं। ऐसे हम केवल मंत्र ही नहीं, ऐसा कोई भी एक शब्द उठाकर हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक शब्द में वाइब्रेशंस है, और ये बात वो जानते थे। और जैसे हिंदू जो पुराना एक वक्त रहा है, उसमें भी ये माना जाता था कि हम ना सिर्फ बोल के करते थे, मतलब इतना रट लेते थे उसको कि भूलते नहीं थे, और एक के बाद दूसरी पीढ़ी को भी ऐसे पाठांतरण करते ही वो आगे शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि फिर भूलते नहीं थे, पूरा का पूरा याद रहता था। इसी तरह ये लोग भी पूरी तरह से मंत्र हो या धार्मिक गीत हो या धुने हो या जो भी इनका विशेष तौर का ज्ञान है, उसको वो पूरी तरह से रोज बोल बोल के पूरी तरह से याद करते थे। और वो कहते हैं कि सुरों के मेल से आध्यात्मिक शक्ति भी जगाई जा सकती है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से पाठ भी होता है, मतलब एक तरह का जैसे हम पाठ करते हैं देवी देवताओं को, वैसे उनका भी होता है, उनको याद भी हो जाता है। फिर सैकड़ों भिक्षु लाल चौगे पर सुनहरी शाल ओढ़े एक साथ मंत्र करते हैं और झूमते दिखाई देते, देखने वाले के लिए एक अद्भुत दृश्य था। छोटी घंटियों की मनमोहक टंकार और बड़े नगाड़ों के गूंज के बीच अगरबत्ती के धुएं से नीले बादल मंडराने लगते और देवताओं के घुटनों तक जा पहुंचते। इस धुंधलाहट में बार बार ऐसा ही लगता मानो उनमें से कोई न कोई आकृति हमें ही ताक रही हो। कितना सुंदर वर्णन करते हैं कि जैसे सब, और सोचिए इस माहौल को, कितना सुंदर दृश्य होगा। एक साथ एक बड़ी सी चांटिंग चल रही है एक ऐसे मंत्र की जिसकी ऑलरेडी एक बहुत हाई वाइब्रेशन है, और इतने सारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ सब लोग एक साथ वो बोल रहे हैं। कितना बड़ा वाइब्रेशनल अपलिफ्टमेंट वहां पे होता होगा। और इसीलिए जब वो होता है एक तरह से वो अगरबत्तियों का धुआं और एक ऐसा माहौल बन जाता था मानो कि हर एक देवी देवता भी खुश हो रहे हैं, और एक सुंदर सी अनुभूति वहां पे आने लगती थी। यह प्रार्थना 1 घंटे तक चलती और सुबह 4 बजे तक वापस अपने बिस्तर पर आ जाते, मतलब रात में ही ऑलमोस्ट ये सब चलता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, जिसको हम बोलते हैं कि 3 बजे हमारा जो एक बहुत डिवाइन टाइमिंग होता है, उसको बोलते हैं कि मेडिटेशन करो, जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, 3 बजे से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है। उस वक्त ये लोग ये प्रार्थनाएं करते थे, और 4 बजे फिर वापस आके बिस्तर पर लेट जाते थे। 4:15 पर दूसरी प्रार्थना होती थी, और 5 बजे हमारा पहला भोजन मिलता, सुबह मॉर्निंग 5 o'clock। उठे हैं रात को 3 बजे, मतलब ऑलमोस्ट रात ही बोलेंगे उसको, ब्रह्म मुहूर्त पर 3 बजे। संपा और मक्खन वाली चाय, यही ब्रेकफास्ट होता था उनका। इस दौरान भी ग्रंथों के पाठ होते, और अनुशासन बनाए रखने वाले भिक्षु पर हम पर, मतलब जो वहां के अनुशासन रखने के लिए जो भिक्षु होते थे, जो सीनियर होते थे,
वो सब इन पे नजर रखते थे कि किस तरह से ये लोग कर रहे हैं, नए लोग हैं तो नए बच्चे किस तरह से कर रहे हैं, ये सब देखा जाता था। इसके दौरान ही विशेष आदेश और सूचना आदि दिए जाते थे कि आज के दिन भर में क्या क्या होने वाला है। कभी लासा से कुछ सामान लाने के लिए कुछ भिक्षुओं को भेजना पड़ता था। इसके लिए नाश्ते के समय उन भिक्षुओं को आदेश दिए जाते, यह काम पूरा करने तक ऐसे भिक्षुओं के लिए अन्य कुछ विशेष व्यवस्थाएं भी की जाती थी और उन्हें प्रार्थना में शामिल न होने की भी छूट मिलती थी। जब भिक्षुओं को बाहर से कुछ लाने के लिए भेजा जाता था, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी है, पूरा विश्वविद्यालय जैसा है अंदर की तरफ ना, तो बहुत सारे काम अंदर होते हैं जिसकी व्यवस्था भी भिक्षुओं को ही सौंपी जाती थी और कुछ कुछ काम बांटे जाते थे। तो जब भी भिक्षु है जो जिनको भी बाहर का काम दिया गया है, फिर उनको प्रार्थना कक्ष में आना या उस वक्त की प्रार्थना में आने से छूट मिलती थी। वो कहते हैं आगे कि 6 बजे, अब ये सभी सुबह का ही चल रहा है, 6 बजे हमें कक्षा में अपने पहले पाठ के लिए उपस्थित होना पड़ता। हमारी दूसरी तिब्बती नियम कहता था, तुम्हें धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने के साथ साथ अध्ययन भी करना चाहिए, जिसको बोलते हैं स्वधर्म करना, यानी अपने कर्तव्यों से पलायन न करना, यानी अपना जो भी धार्मिक कर्तव्य है। कुछ लोग देखो, ये हमारे साथ भी बहुत बार इनिशियल डेज में होता है कि हम एक बार अगर ध्यान में बैठ गए तो हमको ध्यान में इतना मजा आने लगता है ना, तो हम घर के भी काम थोड़े से इग्नोर कर देते हैं। बट लेटर ऑन हमको ये समझ में आ जाता है कि नहीं, हमको अगर सच्चा साधक जो होता है तो वो बैलेंस बनाए रखता है अपना काम और अपनी साधना के दरमियान, और जो ये कर पाता है, क्योंकि ध्यान आपको विरक्ति ही देगा, क्योंकि वो है ही ऐसा, वो मीठा मीठा अनुभव कहीं ना कहीं हमको मोड़ देता है ऐसी तरफ जहां पे हम थोड़े से लगता है कि अरे हम मतलब एक कटने लगते हैं, अपने अंदर जाने में ज्यादा मजा आने लगता है। बट जब प्रपंच में हिस्सेदारी ली है तो वहां के अनुभव लेना, वहां के भी लर्निंग्स लेना बहुत जरूरी है। इसलिए एक एक अच्छा सा बैलेंस दोनों दोनों तरफ का बनाए रखना बहुत जरूरी है। उसी के रेफरेंस में ये बात आती है कि तुम्हें धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने के साथ साथ अध्ययन भी करना जरूरी है, क्योंकि उस वक्त अध्ययन उनका स्वधर्म भी है, पुरुषार्थ उनका वो भी है कि अध्ययन करना। छोटी उम्र में अज्ञानवश मुझे अक्सर ऐसा प्रश्न पड़ जाता था कि इन नियमों का पालन क्यों करना पड़ता है, जबकि हर कोई इसी श्रृंखला के 5वें नियम का उल्लंघन करता रहता है। अब वो 5वां नियम क्या है? 5वां नियम ये था, अपनों से बड़ों का और उच्च जाति के लोगों का आदर करना चाहिए। ये नियम था, उच्च जाति के लोगों का नियम करना मतलब एक आदर करना चाहिए। लेकिन मेरे अब तक के अनुभव में तो मैंने उच्च जाति में मेरा उच्च जाति में पैदा होना लज्जाजनक ही पाया था। उच्च जाति का होने के कारण मुझे कितनी ही बार अनेक यातनाओं का सामना करना पड़ता था। अपनी बाल्यावस्था में मैं ये समझ नहीं पाया कि इंसान की जाति से ज्यादा उसके चरित्र का महत्व है, और ये बिल्कुल सच है दोस्तों। और ये रेफरेंस में जब लिखा भी जाता है दोस्तों तो उसके मायने बहुत अलग होते हैं। बट जैसे एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपने इंटेंसिटी के साथ, अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको कभी कभी तोड़ मरोड़ देते हैं, वैसे ही यहाँ पे ये सेंटेंस है। बट इसका सच में अगर मीनिंग समझे हम तो ये यही है कि जाति से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस व्यक्ति का चरित्र, चाहे वो कहीं से भी आया हो, कहीं का भी हो, अगर उसके पास नॉलेज है, वो चरित्रवान है, तो वो पूजनीय है, उसको सम्मान मिलना ही चाहिए। आगे वो कहते हैं, सुबह 9 बजे एक बार फिर से प्रार्थना का समय हो जाता है और थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन पढ़ाई से छुट्टी मिल जाती है। 6 बजे पहले वो गए थे पढ़ने के लिए, पाठ चल रहा था उनका, फिर 2-3 घंटे का पढ़ाई करने के बाद उनको थोड़ा सा आराम करने का समय मिला 9 बजे, और फिर उनको पढ़ाई से छुट्टी मिल जाती थी। लेकिन ठीक 9:45 हमें दोबारा अपनी कक्षा में लौटना पड़ता था, और फिर अब नया विषय आरंभ होकर दोपहर 1 बजे तक चलता रहता। इसके बाद भी हमें खाने की छुट्टी तुरंत नहीं मिलती थी, पहले आधा घंटा दोबारा प्रार्थना होती थी, तब जाकर संपा और मक्खन वाली चाय परोसी जाती थी। इसके बाद हमारे शरीर को व्यायाम मिले और हमें विनयशीलता आए, इसलिए 1 घंटे शारीरिक श्रम का काम दिया जाता था।
ऐसे में मैं अक्सर बहुत ही अटपटे से काम के लिए चुन लिया जाता था, क्योंकि छोटे थे ना, उस वक्त नए नहीं थे। तो जिस तरह का भी काम होता है वो करना बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी अध्ययन करते हैं, हम किसी भी पाठ को पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो जैसे हमारी फिजिकल बॉडी एक्सेसिवली यूटिलाइज होती है, मेंटल बॉडी इसे मतलब मेंटली भी हम बहुत ज्यादा काम करते हैं। बट अगर हम फिजिकली उसको अच्छे से रखें, फिजिकल बॉडी अगर अच्छे से हमारी यूटिलाइज की हुई है, शारीरिक मेहनत की हुई है, या हमने अच्छे से व्यायाम किया है, योगा किया है, यानी बेसिकली हमारा एक बैलेंस है, शरीर के साथ कनेक्शन है, तो वो सीखा हुआ ज्ञान बहुत सहजता से हमारे अंदर उतरता है। अदरवाइज सिर्फ पढ़ने में टाइम गुजारेंगे तो फिर फिजिकल बॉडी में दर्द उठने लगते हैं, क्योंकि बॉडी अखड़ जाती है। उस वो जो पढ़ाई की जो एनर्जी है, वो हम अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जब भी स्कूलों में भी देखिए, जब भी हम पढ़ाई करते हैं 6 घंटे के स्कूल, 7 घंटे के स्कूल टाइमिंग में, तो उसमें से ऑलमोस्ट 1 घंटे को हमको फ्री रखा जाता है। कुछ समय फ्री होता है, कुछ समय हमें शारीरिक चीजों के लिए, जैसे दौड़ना, भागना, व्यायाम करना, कुछ भी एक्टिविटीज हो सकती है, उसमें जरूर डाला जाता है। उसी ऐसे ही इनको भी था। और अब 3 बज रहे हैं, वो कहते हैं हमें जबरन आराम करने के लिए लेटना पड़ता था, आराम भी जरूरी है। हमें उस समय हिलने या बात करने की मनाही होती थी, बस सीधे लेटना था। यह समय सीधे और शांत लेटने का था, लिहाज से ज्यादा और सोने के लिए कम था। मतलब लेटने के लिहाज से ज्यादा और सोने के लिए कम था। सिर्फ शांत रहना था, सोना नहीं था, बॉडी को रिलैक्स करना, ये मतलब था इसका, जिसको हम बोलते हैं योग निद्रा। योग निद्रा ये पर्पस था इसका, ये नहीं कि तुम सोई जाओ और खर्राटे मारते जाओ, ये नहीं। बॉडी के मसल्स जो है या जो भी स्ट्रेन आया है कहीं पे, उसको रिलैक्स करो, माइंड को शांत करो, अंदर जाओ, ये उसका पर्पस होता था। अंत मेरे मन में विचार उठता था कि हम इस तरह लेटने के अलावा और कितने मजेदार काम कर सकते थे। 4 बजे हमें पढ़ाई पर फिर से वापस भेजा जाता था। फिर पूरे 5 घंटे तक लगातार पढ़ाई होती थी। माय गॉड, व्हाट अ शेड्यूल! सुबह से देखिए 3 बजे से इनका शेड्यूल चल रहा है, अब ऑलमोस्ट शाम के 5 बजे है, और 3 घंटे का इनका पढ़ाई का समय चल रहा है। और अगर उसमें भी हमने कुछ चूक कर दी तो दंड जरूर मिलता था। हमारे अध्यापकों को हमें छड़ी से पीटने की पूरी छूट थी, और वे अक्सर पूरे जोश से उसे प्रयोग में भी लाते थे। केवल मूर्ख छात्र ही बहाना मारकर बाहर जाते, क्योंकि वापस आने पर उनके लिए छड़ी इंतजार करती मिलती। मतलब कुछ भी अगर बहाना बना के भी अगर तुम जाने की कोशिश करो तो नहीं, आने के बाद तुमको जो पिटाई लगनी है वो लगनी ही है, क्योंकि डिसिप्लिन है। रात को 9 बजे दिन का आखिरी भोजन दिया जाता था, और फिर से संपा और मक्खन वाली चाय मिलती। कभी कभार उबली सब्जियां भी दी जाती। अक्सर शलजम के टुकड़े या बहुत ही छोटी आकार वाली फलियां मिलती। वे कच्चे ही होते, पर हम भूखे छोकरों को वे भी मंजूर थे। मैं 8 वर्ष का था उस समय, एक अविस्मरणीय प्रसंग हुआ। ये पूरा जो उनका शेड्यूल था रात के 9 बजे तक का, कितना टफ था दोस्तों। कंटिन्यूस अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई चल रही है, बीच में प्रार्थनाएं चल रही है, बीच में एक कक्षा ऐसी भी है जहाँ पे उनको सिर्फ अपने बॉडी पे ध्यान देना है, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना है, व्यायाम करना है मानो। और फिर एक ऐसी भी दिया जाता था समय जहाँ पे वो चिर निद्रा में या बॉडी को शांत करके अपने अंतर पर फोकस करे, या अपने बेसिकली जिसको बोलते हैं योग निद्रा की अवस्था में चले जाए। ऐसी भी एक स्थिति आती थी, और आखिरकार सुबह के 3 बजे उठे हुए रात के 9 बजे उनको फिर से खाना मिलता था, जो रात का आखिरी खाना होता था, जिसको डिनर बोलेंगे। और वो खा के, और उसमें भी संपा और चाय ही मोस्टली होती थी, कभी कभार सब्जियां या उबली हुई कुछ शलगम के टुकड़े या फलियां दी जाती थी, जो कच्चे ही होते थे। बट ये इतने भूखे होते थे कि वो फटाफट उसको खा जाते, और एक इसी तरह का लाइफ उनका चल रहा था। और कोई कंप्लेन करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, कहीं पे जो दिया है वो खाना पड़ता था। और इसी तरह का खाना आवश्यक भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खाना आपको जो जिस खाने से हम हमारे अंदर टॉक्सिन्स भी आ जाते हैं,
ये उससे कई गुना ज्यादा, कई गुना ज्यादा प्राणमय अन्न है, जिसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्राण ऑलरेडी विराजमान है। तो ऐसा खाने से उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी उनकी ग्रोथ ही होगी। ऐसा ही खाना उनको खिलाया जाता था, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी जो है, जो इनसाइड बनती रहती है हमारे, वो कम से कम हो। और इसीलिए बोलते हैं कि बहुत प्राण शक्ति जिसमें ज्यादा है वो चीजें खाओ, जैसे कि हमारा पेठा है, दूधी है, और भी ग्रीन सब्जियां हैं जो एकदम ऑर्गेनिकली पकाई हुई है या उगाई गई है। वो कहते हैं कि 8 साल में एक बहुत अविस्मरणीय प्रसंग हुआ। ये प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें खाने में मसालेदार अखरोट दिए गए। यह मेरे मनपसंद थे और घर पर अक्सर मैं इन्हें बड़े चाव से खाता था। मैंने बेवकूफी में एक लड़के से अपने एक चोगे के बदले उसके हिस्से के अखरोट अपने लिए रखने का सौदा करना चाहा, लेकिन बात खुल गई। मतलब किसी और एक फ्रेंड को बोला कि तुम मेरा चोगा ले लो, उसके बदले मुझे अखरोट बहुत पसंद है, दे देना। हम जनरली ऐसा करते हैं एज बचपन में, बट ये भेद खुल गया। अब फिर क्या हुआ? अनुशासन रखने वाले भिक्षु ने मुझे भोजन कक्ष के बीच खड़ा करके मेरा अपराध कबूल करवाया। कितना गिल्ट और शर्मिंदा लग रहा होगा। इस लालच की सजा के तौर पर मुझे 24 घंटे भूखे प्यासे रहने की सजा मिली। देखिए दोस्तों, छोटी सी गलती को भी, क्योंकि वो गलती है, बड़ी छोटी का सवाल ही नहीं आता। जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन है, उसके सिवाय आप कुछ भी करोगे तो आपको शिक्षा जरूर मिलेगी। और 24 घंटे उनको सजा मिली कि 24 घंटे वो भूखे प्यासे रहेंगे। और एक गैर जरूरी वस्तु के लिए मैं अपना चोंगा देने को तैयार था, इसलिए मेरा अतिरिक्त चोंगा भी छीन लिया गया। इस तरह की एक कड़ी शिक्षा उनको मिली और सबके सामने कबूल भी करवाया गया। तो एक तरह से वो उनको एक्सेप्टेंस भी करना पड़ा कि हाँ, गलती हो गई। वो भी एक बड़ी शिक्षा है, क्योंकि जनरली हम गलती तो कर देते हैं, बट उसी के उसी वक्त हम मानते नहीं है उस बात। थोड़ी देर बाद या चुपके से अपने आप में मानते हैं, बट सबके सामने जब वो बात खुलती है तो उसको एक्सेप्ट करना, उस ह्यूमिलिएशन को सहन करना भी एक तरह का लर्निंग है। और जो यहाँ पे उनको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता था। इस तरह से उसको, एक बोलते हैं ना, कोयला है और कोयला को घिस रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्योंकि वो एक अच्छा कोहिनूर का हीरा बन जाए। ये वही प्रोसेस है दोस्तों। अब लगता है कि कितनी मारा पीटी, कितना कुछ कुछ अन्याय अत्याचार बच्चों पे हो रहा है, पर जब ये कोहिनूर आगे चल के खिल के सामने आएगा तब मजा आएगा। पर तब तक तो हमको भी इसको सहना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो उनके साथ हो रहा है वो हमको लगता है हमारे ही साथ हो रहा है। कोई बात नहीं आगे इसको हमको सहना ही है, और ये सब झेलते झेलते आज हम यहाँ भी पहुंचे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 9:30 बजे हम अपने गद्दे के बिस्तरों पर लेटते। बिस्तर पर लौटने के लिए कोई देर नहीं करता। आरंभ में मुझे लगता था कि इतने लंबे घंटों का श्रम मुझे मार देगा, या मैं ऐसे नींद में सो जाऊंगा कि कभी उठ ही नहीं सकूंगा। बट ये जरूर है कि हम नए लड़के झपकी लेने के लिए अक्सर कोनों में छिप जाते थे, लेकिन जल्द ही लंबे घंटों की आदत हो गई और यहाँ दिन गुजरता ही नहीं, यह विचार आना बंद हो गया। मतलब अब वो अडॉप्ट कर चुके उस शेड्यूल को। बॉडी है, ह्यूमन है हम ऐसी एडॉप्टिबिलिटी हमारे में इनबिल्ट है, हम कर सकते हैं। सुबह होने पर एक लड़के ने मुझे जगाया और उसकी सहायता से मैं 6 बजे से पहले ही लामा डुडुक के दरवाजे पर था। अभी मैंने दरवाजा भी नहीं खटखटाया था और उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए कहा। अब कहानी शुरू हो गई है दोस्तों। ये जो लामा डुडुक है, ये इनके जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट मास्टर रहे। उनको बुलाया गया उनके पास। जब वो दरवाजे के पास भी पहुंचे, तब बिना दरवाजों को खटखटाया भी वो समझ चुके थे, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था। आप गेस कीजिए कि उनको कैसे पहले से ही पता चल रहा गया होगा। और वो कहते हैं कि वो अंदर गए। एक सुंदर सा कमरा था, दीवारों पे अद्भुत चित्रकारी लगाई हुई थी, बहुत सुंदर रेशमी पर्दे लगे थे। निचली मेजों पर देवी देवताओं के सोने के कांसे धातुओं से बनी हुई मूर्तियां रखी हुई थी। दीवार पर एक बहुत ही सुंदर जीवन चक्र भी टंगा हुआ था और लामा अपने गद्दी पर कमल मुद्रा में बैठे थे।
ऐसे इस तरह से जो होता है, कमल मुद्रा में बैठे थे और उनके आगे बहुत सारी पुस्तकें थी, जिनमें से एक पुस्तक वे पढ़ रहे थे। वो कहते हैं, लोब्सांग, मेरे साथ यहाँ बैठो, हमें बहुत से विषयों पर चर्चा करनी है, लेकिन उससे पहले बढ़ती उम्र के लड़के से एक महत्वपूर्ण सवाल। तुम भरपेट खा पी कर तो आए हो ना? उन्होंने पूछा। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं भोजन करके आया था। प्रधान लामा ने हमें साथ काम करने के लिए आज्ञा दी है। हमने तुम्हारे पिछले जन्म देखे और वे बहुत अच्छे थे। अब समझ में आया आपको कि ये कौन थे? ये बहुत बहुत ही बड़े मास्टर थे, जो थर्ड आई के सर्जन थे दोस्तों। लोब्सांग रामपा जी ने अपने जीवन के बहुत से दिव्य सर्जरी जो आगे चल के की, वो इन्हीं के मार्गदर्शन के द्वारा की। और ये खुद इतने महान मास्टर थे दोस्तों। मैं चाहती हूँ एक सेकंड के लिए अपने अपने मन में इनके साथ भी आप जरा सा कनेक्ट हो जाओ। मास्टर डोडू, क्योंकि इन्होंने प्यारे से लोब्सांग को इतना ग्रेट मास्टर बनाने में हेल्प की है। इंसान देखो, इंसान एक मास्टर बचपन से ही एक ग्रेटनेस दिखाता ही है, बट उसके जो गुरु है, जिस तरह से उसको तराशते हैं, वो उसको और निखार लाते हैं। भले ही वो पिछले जन्म की पुण्य कर्म हो या और भी बड़े सारे कारण होंगे, इस तरह से वो सोल अपना डिवाइन प्लान लेके आती है, बट जो यहाँ उपस्थित है, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। अगर वो सही टाइम पे ना मिले, उनकी एंट्री सही टाइम पे ना हो, जैसे कि हम आशा मैम से जुड़े हैं, उनकी एंट्री अगर नहीं होती सही टाइम पे, पर शायद हम और भी कहीं भटक रहे होते या कोई और कुछ कर रहा होता। इसलिए सही टाइम पे सही मास्टर का हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है, और उसके साथ हमारा कनेक्शन बनना एक और भी जरूरी बात है। तो इसी तरह से ऐसा हुआ है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ काम करने की परमिशन मिली है। स्पेशली कहा गया है मास्टर डोडुप को कि लप्संग के साथ काम करे, उनको सिखाए, अपने स्किल्स को और बढ़ाने के लिए उनको बोला जाए। और उनको जब वो वहां बैठे लप्संग जी, तो उन्होंने उनको पहला सवाल भी ये पूछा गया कि तुम अच्छी तरह से खा पी के आए हो ना बच्चे, क्योंकि वो जानते थे कि ये सेशन जो है बड़े लंबे लंबे होने वाले हैं। और अभी बच्चा छोटा है, एज छोटे पे नहीं जाते हैं। अब हम बार बार एज 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 की बात कर रहे हैं, बट जो दिव्य आत्मा होती है, वो बचपन से क्या, माँ के पेट से निकलती ही दिव्य होती है। तो उनके उनके जो क्षमताएं हैं, उन पे हम डाउट नहीं कर सकते, और हमारी सोच के छोटी छोटी सोच की तरह उनको छोटा रूप में नहीं देख सकते। लॉपसंग रामपा जी जब वो मतलब एक दिन के भी होंगे, तब भी एक ग्रेट मास्टर थे, जैसे कि वो अब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि उन्होंने, वो जो मास्टर हैं, मास्टर डोडुप जो है, उन्होंने कहा उनसे कि मैंने तुम्हारी सारी पास्ट लाइफ देखी है, और मेरे को ये समझ में आया है कि तुमने बहुत अच्छे अच्छे जन्म में काम किए हैं पिछले जन्मों में। और वो कहते हैं, और अब हम चाहते हैं कि इस जन्म में कुछ विशेष शक्ति और योग्यताएं फिर एक बार तुम्हारे अंदर जगाई जाए। जगाई जाए, देखो दोस्तों, वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है। जगाई जाए, सिखाई जाए नहीं बोला उन्होंने, जगाई जाए, क्योंकि वो सब कुछ उनके अंदर पहले से विराजमान है। इवन हम सब के अंदर विराजमान, जो नॉलेज होता है वो हम सबके पास इक्वली है। बस बात है कि कौन किस वक्त किस योग्यता को जगाना चाहता है। और वो कहते हैं कि हम उस योग्यताओं को जगाना चाहते हैं। जो योग्यताएं प्राप्त करने के लिए एक लामा का पूरा जीवन लग जाता है, वैसी योग्यताएं तुम्हें कुछ वर्षों में ही प्राप्त करनी है। वे बोलते बोलते रुक गए और कुछ देर तक कठोर नजरों से मेरी ओर देखते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से बोलना आरंभ किया। हर मनुष्य को अपनी राह स्वयं चुनने का पूरा अधिकार है लोब्सांग। अगर तुमने सही राह की चुनाव किया, तो तुम्हारे जीवन के 40 वर्ष बहुत ही कठिनाई से भरे होंगे, लेकिन तुम्हें अगले जन्म में इसका बहुत लाभ होगा। गलत राह चुनने पर भी तुम्हें इस जन्म में नाम, आराम, वैभव, शोहरत मिलेगी। उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया, उनका सारा भविष्य उनके सामने खोल के रख दिया कि तुम्हें 40 साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी,
और कठिनाइयां भी सहनी पड़ेंगी, बट जो भी तुम करोगे, जो भी चुनाव तुम्हारा होगा, उसमें भी तुम्हारा नाम, शोहरत, आराम सब कुछ तुमको मिलेगा, लेकिन तुम्हारा विकास नहीं हो पाएगा, ये भी बोला। यह चुनाव केवल तुम्हें करना है, वे अपनी बात पूरी कर मुझे देखने लगे। अब ये जो भी यहाँ बोला गया है, मैं फिर से ये सेंटेंस पढ़ती हूँ, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी है। जिस तरीके का चुनाव आगे लोब्सांग रामपा करते हैं और जिस तरह से अपना जीवन बदलते हैं, ये सेंटेंस आप खुद बाद में धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। वो कहते हैं कि 40 वर्ष बहुत ही कठिनाई से भरे होंगे, लेकिन तुम्हें अगले जन्म में इसका बहुत लाभ होगा। गलत राह चुनने पर भी तुम्हें इस जन्म में नाम, आराम, वैभव, शोहरत मिलेगी, लेकिन तुम्हारा विकास नहीं हो पाएगा। यह चुनाव केवल तुम्हें करना है। सच्चे मार्ग मतलब सही मार्ग या गलत मार्ग, कुछ भी चुनो, नाम, आराम, वैभव, शोहरत तुमको जरूर मिलेगी। और वो आगे कहते हैं कि अब सही का चुनाव तुम्हें खुद करना है। और वे अपनी बात पूरी कर मुझे देखने लगे। मैंने उत्तर दिया, श्रीमान, मेरे पिताजी ने तो कहा था कि मठ में असफल हुए तो घर वापस मत आना। उनको याद है ये बात। अगर मैं घर में नहीं जा सका तो सुख और सुविधा कैसे मिलेंगे? अगर मैं सही रास्ता चुनता हूँ तो मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या तुम भूल गए? हम तुम्हारा पिछला जन्म देख चुके हैं। अगर गलत रास्ता चुनोगे तो इस मठ में तुम जीवित अवतार के तौर पर रहोगे। कुछ ही सालों में प्रधान लामा भी बन जाओगे। तुम्हारे पिता इसे असफलता नहीं कहेंगे। गलत राह चुनेंगे तब भी क्या होगा? तुम्हारा जीवन अवतार के तौर पर यहाँ माना जाएगा, क्योंकि दिव्य बालक था। वो कुछ भी डिसीजन करता, पर उसमें इतनी पावर थी, इतनी शक्तियां उनसे जुड़ी हुई थी कि वो जो भी करते उनका अच्छा ही होना था। बट एक ऐसा मोड़ भी आता है दोस्तों, जहां हम अपने अपने स्वार्थ के लिए जो शिक्षा प्रदान करते हैं, उससे भी बहुत कुछ बड़ा करने की जरूरत होती है। और उस वक्त वो सही मार्ग होता है कि हम अपने स्वार्थ को छोड़ के ऐसी चीजों को चुने जिसमें सबका भला हो। और यहाँ पे उस सत्य मार्ग, उस सही मार्ग की बात हो रही है। आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे, इसके बारे में बहुत खुल के हमको समझ में आएगा। जहां कहीं भी समझ नहीं आएगा, मैं फिर से वापस आपको लेके आऊंगी यहाँ पे और इसको पूरा क्लियर करूंगी। बट अभी के लिए बस इतनी जो भविष्यवाणी है उसको थोड़ा सा याद करते हैं और उसको आगे बढ़ा देते हैं। उन्होंने ये उत्तर इस प्रकार दिया कि अगला प्रश्न पूछे बिना मैं रह नहीं पाया। उन्होंने कहा कि क्या आप इसे असफलता कहते हैं कि मैं अगर मतलब उनको ये कहा गया उन्होंने कि आप प्रधान लामा भी बन सकते हो, तो ये असफलता थोड़ी है। मतलब उनका ये कहना था कि मैं गलत राह चुन के भी अगर प्रधान लामा बनता हूँ तो ये असफलता थोड़ी है। ये क्वेश्चन उनको आया। वो कहते हैं, बेशक मैं जो जानता हूँ उसके आधार पर तो इसे असफलता ही कहेंगे। और मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? अगर सही राह चुनोगे तो मैं मार्गदर्शन करूंगा, परंतु चुनाव तुम्हारा होगा। तुम्हारे निर्णय पर किसी का प्रभाव नहीं होना चाहिए। जो सही शिक्षक है उसके सारे गुण यहाँ डोडुक जी ने दिखाए हैं। वो कहते हैं कि भले ही तुम प्रधान लामा बनो, उन्होंने राज तो खोले नहीं, बट हम समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। एक अच्छा मास्टर, एक अच्छा गुरु, ऑलवेज सत्य के मार्ग पर चलने के लिए और ऐसे मार्ग पर चलने के लिए कहता है अपने शिष्य को जहां पे वो फिर से फंसे नहीं और जहां स्वार्थ आता है, किसी न किसी तरह का अपनी ही बातें आती है कि मैं सीखूं या मैं जानूं। ये जब आता है तो चाहे प्रधान लामा बने या दलाई लामा बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो एक शिष्य अपने गुरु को नीचा ही करता है, क्योंकि उसके नजर में तो असफलता ही है। पर जब वही व्यक्ति सबके लिए सोचता है, अपने नॉलेज के द्वारा अपने गुरुओं का नाम भी आगे बढ़ाता है, वो सही शिष्य होता है जो ऑनेस्टी के साथ, प्रामाणिकता के साथ अपनी दी हुई शिक्षा का योग्य उपयोग करके और लोगों को सिखाता है उतनी ही एफर्टलेसली जितने उसके गुरु ने उनको सिखाई है। तब वो सही शिष्य और सही शिक्षा
देने वाला माना जाता है। गुरु के लिए बड़ी प्राउड की बात होती है कि बहुत प्राउड ऑफ होता है उनको अपने शिष्यों पर, और यही बात है। बट अभी उनको ये पूरी तरह से उनको समझाया नहीं गया है। दोस्तों, 1 सेकंड के लिए मुझे इसको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, क्लोज करती हूँ मैं। 1 मिनट का मुझे ब्रेक चाहिए क्योंकि मेरा चार्जिंग खत्म हो रहा है। 1 सेकंड। कितना इंटरेस्टिंग है ना फ्रेंड्स। बहुत ही सुंदर उनकी शिक्षा का जो अब आगे आने वाला है, लोब्सांग रामपा जी का। यस, यस। तो ये हुआ है दोस्तों कि अब उनको वो बार बार कह रहे हैं कि जिस तरह से अब हम तुम्हें सिखा रहे हैं उसको सीखने के लिए तैयार हो जाओ। और बहुत अच्छे से उनको ये बताया जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो भी तुम कर रहे हो, मतलब जो भी तुम्हारा निर्णय है वही निर्णय माना जाएगा, और मार्गदर्शक बन के तो मैं हमेशा ही रहूंगा। वो आगे कहते हैं कि मैंने उनकी ओर देखा और देखता ही रह गया। मुझे उनमें जो नजर आया वो बहुत अच्छा था। उनकी बड़ी प्रतिमा बड़ी थी, काली गहरी आंखें उत्कट और तीक्ष्ण थी। उनका चेहरा चौड़ा और सरल था तथा उनका माथा भी उन्नत था। हाँ, जो मैंने देखा वह अच्छा था। केवल 7 वर्ष की आयु का होने के बावजूद मैं जीवन के कठिनाइयों को करीब से जानता था। अनेकों लोगों को भी मिला था। अंततः मुझे लोगों की अच्छी परख थी और मेरे सामने बैठे लामा बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने अपने गुरु को एक तरह से अपनी जो मेंटर है उनको पहचान लिया था दोस्तों यहाँ पे। और वो कहते हैं आगे, श्रीमान मैं सही पथ का चुनाव करूंगा, मैं अच्छा शिष्य बनना चाहूंगा, मैं आपका शिष्य बनना चाहूंगा। मैंने जवाब दिया और फिर थोड़े अफसोस के साथ बताया कि लेकिन मुझे अब भी कड़ा परिश्रम करना पसंद नहीं है। वो अपनी जो बचपन की छोटी सी हरकतें जो होती है वो रखते ही हैं। वे हंस दिए जैसे हम हंस रहे हैं। उनकी हंसी में स्नेह था। लोब्सांग, हम में से कोई भी कड़ी मेहनत करना पसंद नहीं करता, पर कुछ लोग ही सच्चे दिल से इस बात को स्वीकार करते हैं। और उन्होंने अपने कागजों के में देखा, हमें तुम्हारे सिर का छोटा सा ऑपरेशन करना होगा। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। आप बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत ही मजेदार पार्ट है। हम सबको लगेगा कि ये हमारे साथ भी हो जाए, बट सुनिए, अब बहुत मजा आने वाला है आपको। कि वो कहते हैं कि हमें तुम्हारा सिर का छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा ताकि तुम्हारे लिए अतीन्द्रिय दृष्टि सुलभ हो सके। फिर हम सम्मोहन द्वारा तुम्हारी शिक्षा आरंभ करेंगे। तुम्हें चिकित्सा क्षेत्र के साथ ही अध्यात्म विज्ञान में भी बहुत दूर जाना है। दोस्तों, ये जो छोटा सा सिर का ऑपरेशन है वो उनका थर्ड आई का ऑपरेशन होगा।
तिब्बती लामाओं द्वारा, तिब्बत के जो सर्जन्स है, जो बड़े बड़े लामा सर्जन्स हैं, वो इस पोर्शन को जागृत करते हैं। बेसिकली स्ट्रक्चर समझिए आप, ये दोनों कान है, इसका सेंटर पॉइंट एक है, उसको पकड़ो, ये दोनों कानों का सेंटर पॉइंट। आशा मैम ने हमको जब थर्ड आई सिखाया था तो जो फिगर दी थी पीनियल ग्लैंड की, वो जो मोती है उसको अपने दिमाग में लाओ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों कानों के बीच से एक लाइन खींचो जो सेंटर है उसका, और यहाँ से भी ऊपर एकदम यहाँ से नीचे तक, अगर इसका सेंटर निकला है, ठीक है, तो जो सेंटर आएगा, इसको और इसको क्रॉस करते हैं, आड़ी लाइन और खड़ी लाइन, इसका जो सेंटर आएगा ऑलमोस्ट वहां पे, यानी हमारे थर्ड आई के एग्जैक्टली पीछे यहाँ पे एक ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड। ये उस ऑपरेशन की बात हो रही है, इसका भी एक्सप्लेनेशन जब वो ऑपरेशन करेंगे तब आएगा। और जब ये इस पॉइंट को जब जागृत करते हैं उनके औषधियों द्वारा या उनके एक तरीकों द्वारा, सर्जरी करके, तो हमारी तरह से तपस्या करके नहीं, वो इमीडिएट एक्शन लेते हैं और वो थर्ड आई जागृत करते हैं। ठीक है दोस्तों, फ्लूइड होता है, सेरिब्रल फ्लूइड हमारे यहाँ पे नीचे होता है, वो हमारे रीढ़ के बेस में एकदम, और वो फ्लूइड भी ऊपर जाना शुरू हो जाता है तुरंत ही, और एक तरह का न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, साइंटिफिकली अगर मैं बोलूँ तो न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और उसमें बहुत हेल्प होता है कि जो हमारे लेफ्ट एंड राइट दोनों ही जो ब्रेन है वो एक्टिवेट होते हैं, सारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, मिड ब्रेन एक्टिवेट होता है, हमारे सारे मेडुलास जिसको बोलते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, मेरिडियन पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं जैसे ही थर्ड आई खुलता है। और जब ये होता है तो अब ऑब्वियस सी बात है, हमारी बहुत सारी अलौकिक शक्तियां ओपन होती हैं। बट ये बहुत उनकी जो है, जैसे हम करते हैं तो हम धीरे धीरे करते हैं, अब जब उन डायरेक्ट करेंगे तो एकदम से सब एक साथ ही उनका खुल जाएगा। एज हम जो प्रैक्टिसेस करते हैं उसमें हमारा धीरे धीरे एक लेयर थर्ड आई का खुलता है, धीरे धीरे वर्षों की मेहनत के बाद छोटी छोटी चीजें हमारी ओपन होने लगती है। बट उनके साथ सब डायरेक्टली होने वाला था, क्योंकि उनको बहुत छोटे समय में बहुत कुछ करना है। ठीक है, तो उनको और भी एक चीज आपको बताती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर्जरी के दौरान, उसमें यहाँ पे जिक्र भी आया है उसका, कि सम्मोहन के द्वारा सिखाया जाएगा। क्यों सम्मोहन के द्वारा सिखाया जाएगा? ये एबिलिटीज तो आ गई, अब सम्मोहन के द्वारा क्या होगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बेसिकली ये सारा ज्ञान दिया जाएगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग है बेसिकली सम्मोहन, और अगर वहां पे एक बार सब स्टोर हो गया तो फिर भूलने की कोई गुंजाइश नहीं। समझ में आया? बहुत सीधा सीधा सही सही यही है, मोटा मोटा। ठीक है, आगे अगर इसके रेफरेंस में जो भी बातें आएंगी मैं आपको बताती हूँ, बट साइंटिफिकली भी अगर बोला जाए तो यही इसका मेन पर्पस है। तो आगे वो कहते हैं कि आपको चिकित्सा के क्षेत्र में और आध्यात्मिक क्षेत्र में दोनों में प्रगति करनी है। मेरा मन उदास था, अब और मेहनत करनी होगी उनको लग रहा था। मेरे 7 वर्ष के जीवन में मैं केवल मेहनत ही करता आया था, क्या मुझे खेलने या पतंग उड़ाने का समय नहीं मिलेगा? ऐसा लगा कि लामा ने मेरे मन की बात जान ली। मास्टर तो देखो कौन है वो, तो उन्होंने तो तुरंत जानना ही है। उन्होंने कहा, हाँ लोब्सांग, आगे चलकर तुम्हें पतंग उड़ाने के भी काफी मौके मिलेंगे। दोस्तों, बाय गॉड्स ग्रेस, जब आप कभी कभी ऐसे किसी के मन की बात में पढ़ लेती हूँ तो बड़ा मजा आता है। इनिशियली मजा आता था, बट अब मैं इसमें जाती नहीं हूँ। कभी कभी ऐसे मेरे स्पेशली बच्चों के साथ जब ऐसा होता है तो फिर मैं ऐसे हंस देती हूँ कि क्या करते हैं ये लोग करके। तो वो तो और भी बड़े लेवल के और भी बहुत ही बेहतरीन मास्टर है, तो जब उनको ये मौका मिलता है कभी ऐसे उनकी बात जानने का, तो वो कहते हैं उनको कि काफी मौके मिलेंगे, डरना मत, बड़ी पतंगे उड़ाने के लिए, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी शिक्षा की बात करते हैं। वे फिर एक बार अपने कागजों को टटोल कर देखने लगे। चलो देखते हैं, सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। हाँ, आरंभ में ये समय सही रहेगा। हर सुबह 9 बजे प्रार्थना के लिए न जाकर यहाँ आ जाना। देखते हैं हम कौन सी दिलचस्प बातें पर चर्चा कर सकते हैं। कल से आरंभ करेंगे,
क्या अपने माता पिता के लिए कोई संदेश देना चाहते हो? मैं आज तुम्हारी कटी हुई चोटी उन्हें देने जा रहा हूँ। ये और एक परंपरा है दोस्तों। अपने जो माता पिता है उनका बहुत महत्व है दोस्तों, कभी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया है उनको, क्योंकि उनके द्वारा ये हमको जो दान मिला है, जीवन दान, जो शरीर मिला है, उसके द्वारा ही हम बहुत कुछ कर पाते हैं। तो जब इतने बड़े लामा, अब वो बनने जा भिक्षु ही, अभी तो छात्र ही है, फिर भिक्षु और फिर लामा बनेंगे, तो ये इतनी बड़ी व्यक्ति, हस्ती बनने जाने वाले हैं, तो उनको भी एक सम्मान करना जरूरी है। तो जब भी कोई हमारी तरफ आता है, मतलब लामा उनकी तरफ इस तरफ आ जाता है, तो उनके पेरेंट्स को उनका एक सिंबॉलिक उनकी चोटी वापस भेजी जाती है कि आपका बच्चा सुरक्षित है और आप चिंता छोड़ दीजिए। और एक तरह से ये सारी, हम जिसे बोलते हैं ना कॉर्ड कटिंग, वैसी कॉर्ड कटिंग। हर एक चीज बहुत कारण के तहत की जाती है दोस्तों, कोई भी चीज यूं ही नहीं है। तो हम जैसे जैसे समझेंगे वो समझ में आता जाएगा। मैं भावुक हो उठा, जैसे ही माँ बाप का नाम सुना तो भावुक हो उठे। वो कहते हैं जब कोई मठ किसी लड़के को चुन लेता है तो उसकी चोटी काट दी जाती है और सिर का मुंडन हो जाता है। फिर किसी शिष्य भिक्षु के हाथों चोटी उसके माता पिता के पास भेजी जाती है, जो इस बात का सूचक थी कि उनके बेटे को मठ में रख लिया गया है। लेकिन मेरी चोटी स्वयं लामा मिंगियर डोडुक ने, वो देने जा रहे थे, मिंगियर डोडुक वो खुद देने जा रहे थे। इसका मतलब था कि उन्होंने मुझे अपनी निजी सेवा में ले लिया है। कितना बड़ा सौभाग्य! अर्थात उन्होंने मुझे अपने आध्यात्मिक पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। कितना सुंदर लगता है दोस्तों, ये सुनने मात्र से ऐसा लगता है कि हमारी बातें हो रही है, मानो हम ही उनके साथ खड़े हैं वहां पे। और वो कहते हैं लामा मिंगियर डोडू बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान थे। वे बहुत ही प्रतिभाशाली थे और पूरे तिब्बत में आदर सम्मान के साथ जाने जाते थे। मैं जानता था कि उनकी छत्र छाया में मैं असफल नहीं हो सकता। उस दिन सुबह कक्षा में मेरा ध्यान पढ़ने में नहीं था, मैं अपने ही विचारों में खोया हुआ था। फिर क्या, अध्यापक महोदय ने मुझ बेचारे पर अपना गुस्सा उतारने का पूरा उनको मौका मिल गया और उन्होंने मेरी जमकर पिटाई की। देखो दोस्तों, चाहे इधर कुछ भी हो रहा हो, बट जो सलीका है उन लोगों का पिटाई का, डिसिप्लिन के नाम पर, वो तो है ही। मतलब बहुत, मतलब जो मराठी में बोलते हैं छड़ी लागे छम छम विद्या यही घम घम, मतलब जिसको जितनी ज्यादा पिटाई मिलती है बचपन में, वो आगे चल के उतना ही अच्छा निखर के आता है। ये बात पढ़ पढ़ के ना मुझे वही लग रहा है। यह सब बहुत कठिन था। वो कहते हैं अध्यापकों का रवैया कठोर था, पर मैंने मन को समझाया कि मैं पढ़ने ही तो आया हूँ। हालांकि मैं याद नहीं कर सकता था कि मैंने फिर से जन्म क्यों लिया, पर मुझे यह सब दोबारा सिखाना ही था। मतलब उनको अब समझ में आ रहा है कि मैंने शायद पहले भी ये सीखा हुआ है ना, बातों से तो उनको पता चल गया था। वो कह रहे हैं फिर मुझे जन्म लेके फिर से यही सीखना है। तिब्बत में हम सभी पुनर्जन्म को में बहुत विश्वास रखते हैं। हम मानते हैं कि जब कोई बहुत उन्नत अवस्था में आ जाता है तो वह अपनी मर्जी के से अस्तित्व के उच्च लोगों की ओर जा सकता है, या फिर कुछ और सीखने व दूसरों की मदद करने के लिए धरती पर आ सकता है। यहाँ पे एस्ट्रल ट्रैवल की बात हो रही है दोस्तों। एस्ट्रल मास्टर या असेंडेड मास्टर या आध्यात्मिक तौर पे सूक्ष्म जगत में आना जाना करके उच्च तलों में जाना, अलग अलग डायमेंशन में विजिट करना, वहां से ज्ञान लेके आना और फिर बांटना, जो हमारे पीएसएसएम के कई सारे सीनियर मास्टर्स करते ही हैं। उस तरह का एक तरह का ज्ञान सबको देना, उसी तरीके की बातें यहाँ पे हो रही है। वो उस वहां पे तिब्बत में इसको बहुत मानते हैं। वो कहते हैं कि यह भी हो सकता है कि पिछले जन्म में मिशन पूरा होने से पहले ही किसी इंसान की मौत हो गई हो। ऐसी दशा में वो अपना काम पूरा करने आ सकता है, इसीलिए री इनकारनेशन होते हैं। बशर्ते वह काम मानवता की सेवा का होना चाहिए। बहुत कम लोग ही वो अपने पिछले जन्मों को जान पाते हैं, क्योंकि इसके कुछ विशेष लक्षण होते हैं। इसमें समय लगता है और धन भी खर्च होता है। जिन लोगों में ये लक्षण होते हैं वे जीवित अवतार कहलाते हैं।
देखिए दोस्तों, मैं आपको बस हिंट ही दे सकती हूँ कौन जीवित अवतार है हमारे आसपास। जैसे कि मैं था, ऐसे लोगों को बचपन से ही कड़े नियम और अनुशासन में पाला जाता है। जैसे मुझे पाला गया बहुत, परंतु वे बड़े होने पर आदर मान के पात्र होते थे। मेरे मामले में मुझे सब कुछ सिखाया जाता था, मुझे सारी गुप्त विद्याएं दी जाती थी। तब मुझे यह बात क्यों नहीं पता चली। कंधों पर मुक्कों की बरसात ने मुझे धरती पर ला पटका, क्योंकि अभी पिटाई चल रही थी। मूर्ख कहीं का, क्या दिमागी शैतान भेजे में घुस गए हैं। मैं तुम्हारी हालत खराब कर देता, पर अभी प्रार्थना में जाने का समय हो गया है। अध्यापक ने एक भारी मुक्का देके मारा और कक्षा से बाहर हो गए। साथ बैठे लड़के ने कहा, भूलना मत, हमें आज रसोई में जाना है, शायद हमें अपने संपा के थैले भरने का मौका मिल जाए। रसोई का काम कठिन था। उस जगह काम करने वाले हमसे गुलामों की तरह पेश आते। रसोई में घंटे के बाद मतलब रसोई के, सॉरी दोस्तों, ये टाइम थोड़ा सा मेरे लिए ये है। ये इतना छोटा सा खत्म करते हैं, फिर आज का सेशन खत्म करते हैं। कि रसोई में घंटे के बाद आराम नहीं मिलता था। 2 घंटे तक काम करने के बाद कक्षा में भागना होता है। कई बार देर तक रसोई में रोक लिया जाता है, और उधर कक्षा में देर के जाने पर डांट पड़ती है। अध्यापक कुछ सुनने को राजी नहीं होते और हमें छड़ी से पिटाई खानी पड़ती है। बेसिकली श्रम समानुभव जिसको बोलते हैं, कि सेवा देना, ये भी शिक्षा का पार्ट है। और उस तरह रसोई घर में जब थी तो वो उनको लेट हो जाता था। आपका वीडियो, हाँ ठीक है। आई एम सो सॉरी दोस्तों, बट कोई बात आजकल ये टाइम थोड़ा सा मुश्किल का है मेरे लिए, तो कभी कभी हो जाता है, आने वाले सोचते नहीं है बेल बजाते वक्त। बट यहाँ तक हम आज पहुंचे हैं। और आगे का, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, मैं आगे इसको कर लेती हूँ। और बहुत ही सुंदर वर्णन है दोस्तों। जितना भी मैं इसके बारे में बिना पढ़े भी बताती जाऊं ना, उतना कम है। बट मैं चाहती हूँ कि इसके बुक के एक लाइन के साथ आपको समझाऊं, ताकि अगर आप खुद भी आगे चल के इसको पढ़ेंगे तो आप हर एक शब्द को, उसके मतलब को, उसकी गहराइयों को समझ पाए। और हम सब ऐसी ही एक अवस्था से आए हैं, यहाँ पे पहुंचे हैं, इस ग्रुप के साथ जुड़े हैं। तो जरूर हमने भी कुछ ना कुछ अच्छे काम और अच्छी साधनाएं की होगी, या एक हमारे जीवन भी बहुत पहले के अच्छे रहे होंगे, तभी अब हम यहाँ हैं, मेडिटेटर का एक जीवन जी रहे हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। और कल आगे रसोई घर का हादसा, भिक्षुकार, आगे एक एक करके बहुत सारे इसमें जुड़ते जाएंगे। और आज के लिए ये काफी है। तो मैं चाहती हूँ कि आगे आप कंटिन्यू कीजिए। और सबका यहाँ जुड़ने के लिए, आशा जी का, इस ग्रुप का, सबका बहुत बहुत थैंक यू कि मुझे मौका दिया। एंड आई मेक श्योर कि कल से बार बार आपको डिस्टर्ब ना हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच नैना जी। थैंक यू आशा मैम। बहुत दिल से सबका शुक्रिया जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। वाकई में नैना जी, ये आसान बात नहीं है यहाँ पे जुड़े रहना, और जो विजडम हम ले रहे हैं, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा है कि वो पल हम जी रहे हैं उन शब्दों के साथ, उनके गुरु के साथ, और लूप संग्रामपा जी के साथ। थैंक यू सो मच। अब बहुत खूबसूरती से आप हम लोगों को ये विजडम दे रही हैं। थैंक यू आशा मैम, थैंक यू ऑल माय सोल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स।
और जो भी यूट्यूब से जुड़ते हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कल मिलते हैं फ्रेंड्स।